नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर प्रोग्राम को लेकर के। इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं उन्हें आपके बीच लाया जाता है। साथ ही साथ इसमें स्टैटिक पार्ट्स को भी कवर किया जाता है, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो वहाँ जो प्रश्नों की प्रकृति इस प्रकार से बनाई होती है कि करंट्स को स्टैटिक से जोड़ करके प्रश्न बनाए जाते हैं, तो उन प्रश्नों को भी आप टैकल करने में सहज महसूस हों और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम लाया जाता है। तो चलिए हम इसी उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत से पहले अभी जो विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम होने वाले हैं विभिन्न स्टेट्स के, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या वनडे हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके संदर्भ में हम जो है मंथली करंट अफेयर लाने वाले हैं, जो समान रूप से आरएएस के लिए, उत्तराखंड पीसीएस के लिए, झारखंड पीसीएस के लिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए, मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए या कहें यूपी पीसीएस के लिए ख़ास तौर से डिज़ाइन किया गया है। उसमें आपको करंट अफेयर्स साथ ही साथ स्टैटिक्स और उसमें जो अवधारणात्मक समझ होती है उसे भी शामिल किया जाएगा। तो उस सेशन को भी देखना ना भूलिएगा, बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को गति देते रहिए। चलिए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर से संबंधित जो मुख्य मुद्दे हैं उन्हें देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, अन्नामलाई बाघ अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इसे वर्ष 2007 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? तो देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा कर रखी है, और अभी क्यों चर्चा में है तो वहाँ पर जो है वहाँ के जो वन विभाग द्वारा जुगनुओं की नई प्रजाति की खोज की गई है, इसीलिए यह चर्चा में है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसे वर्ष 2008 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था, तो इसे 2008 में नहीं बल्कि 2007 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। यह अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि तमिलनाडु में है। ठीक है, सही कथन का चयन करना है तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो एक न ही दो। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें तो हाल ही में तमिलनाडु वन विभाग द्वारा जुगनुओं की नई प्रजातियों की खोज की गई है। इन प्रजातियों को एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन AIWC वंडालूर ने खोजा है। ठीक है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के मनाम्बोली, पोलाची और उल्लांडी वन क्षेत्रों के 10 स्थानों पर अध्ययन किया गया है। बता दें कि इन 10 स्थानों से एकत्रित जुगनू लार्वा और वयस्कों में से जुगनू की 8 प्रजातियों की पहचान की गई है। जुगनू प्रजातियों के बारे में बात करें तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में पाई गई जुगनू प्रजातियों के नाम निम्नलिखित हैं। एप्स कांडिटा पेरप्लेक्सा, एप्स कांडिटा टर्मिनलिस, सिमेट्रिकाटा, ह्यूमरलिस और करसोट प्रजाति। यह 3 अलग अलग प्रजातियों में पाई गई है करसोट प्रजाति। ठीक, लैम्प्रीगेरा प्रजाति, पायरोकोइलिया प्रजाति, सभी 8 प्रजातियों की DNA बार कोडिंग और अनुक्रमों को जेन बैंक NCBI डेटाबेस में जमा किया गया है। अन्नामलाई बाघ अभयारण्य के बारे में बात करें तो अन्नामलाई बाघ अभयारण्य को वर्ष 2007 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था और यह तमिलनाडु में पश्चिम घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1479.87 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 958.59 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र और 521.28 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र है। अभयारण्य में लगभग एंजियोस्पर्म की लगभग 2500 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस अभयारण्य के करियन शोला, ग्रास हिल्स और मंजमपट्टी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में पहचाना गया है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में 16 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए पेश किया गया है, जिससे कुछ अपराधों और दंडों को गैर आपराधिक और युक्तिसंगत बनाया जा सके। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह जन विश्वास अधिनियम 2023 के बाद आया है, जिसमें 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों का गैर अपराधीकरण किया गया था। तो यह जन विश्वास अधिनियम 2023 में ही आया था। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं और अभी जो है जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। उससे पहले प्रश्न में यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सही ही बताना है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो जन विश्वास अधिनियम 2.0 16 कानूनों के 355 प्रावधानों में संशोधन करने वाला केंद्र का विधेयक ये लाया गया है। और क्यों महत्वपूर्ण है? तो जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में 16 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए पेश किया गया है। ठीक है, अधिनियम क्या होते हैं? जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा संविधान में संशोधन के माध्यम से नहीं बल्कि कानून के रूप में लाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें 16 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए पेश किया गया है, जिससे कुछ अपराधों और दंडों को गैर आपराधिक और युक्तिसंगत बनाया जा सके। यानी कुछ ऐसे अपराध हैं और दंड हैं जिन्हें क्या है, गैर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और उन्हें युक्तिसंगत बनाया जा सके। यह जन विश्वास अधिनियम 2023 के बाद आया है, जिसने 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों का गैर अपराधीकरण किया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो जीवन और व्यापार को आसान बनाने के लिए विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देना, मुख्य आपराधिक न्याय क्षेत्रों से परे आपराधिक कानून की पहुंच को सीमित करना। वर्तमान कानूनों से संबंधित मुद्दे क्या हैं? तो सड़क पर गाय का दूध निकालने जैसे छोटे अपराधों के लिए भी कड़ी सज़ा है। जैसे किसी की गाय है और किसी ने जो है पकड़ करके वहाँ दूध निकालना स्टार्ट कर दिया है, तो उसके लिए छोटी सज़ा का प्रावधान है। 1536 से अधिक व्यापार संबंधी कानूनों में कारावास की धाराएं हैं। अत्यधिक आपराधिकरण के कारण कानूनी प्रणाली का बोझ बढ़ गया है और जिला अदालतों में 3.6 करोड़ से अधिक आपराधिक मामले लंबित हैं। तो ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। विधेयक के प्रस्ताव क्या किए गए हैं? तो व्यवसाय संचालन को आसान बनाने के लिए 355 प्रावधानों में संशोधन करके 288 को अपराध मुक्त किया जाएगा। जीवन को आसान बनाने के लिए 67 प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। लागू अधिनियमों में शामिल है कौन कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, विद्युत अधिनियम आदि। ये सब इसमें कुछ सुधार किए जाएंगे। प्रमुख विशेषताओं की बात करें इस अधिनियम के द्वारा, जन विश्वास अधिनियम संशोधन विधेयक 2025, तो 76 अपराधों में पहली बार अपराध करने वालों के लिए चेतावनी और सुधार नोटिस शुरू किया जाएगा। छोटी मोटी तकनीकी चूकों के कारण कारावास की धारा को दंड से प्रतिस्थापित करना। बार बार अपराध करने पर हर 3 साल में 10% की वृद्धि के साथ दंड को तर्कसंगत बनाना। यह विधेयक वर्तमान में लोकसभा की प्रवर समिति के समक्ष समीक्षाधीन है तथा अगले सत्र तक इसकी रिपोर्ट आने की उम्मीद है। तो ये रिपोर्ट जो है हो सकता है अगले सत्र में पास हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जेम की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। ठीक है, जेम भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम 2017 के अंतर्गत सार्वजनिक खरीद के लिए अधिकृत प्लेटफार्म है। तो देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए जो है एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया था कि हम जो है जो भी सार्वजनिक खरीद करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू करेंगे। तो ई मार्केट जुड़ा है यानी ये डिजिटली रूप से मार्केट है। तो मान लीजिए कि ये डिजिटली रूप से ये प्लेटफार्म है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं सूचीबद्ध होती हैं और अपना प्रोडक्ट जो है यहाँ पर
दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ख़रीदार है, उसे कोई सामान खरीदना है, तो यहाँ जेम पोर्टल पर जाएगा और बिडिंग करेगा। जो भी कंपनियाँ जो है इसे सस्ते में देना चाहेंगी, निर्धारित मानदंड के अनुसार वो उसे दे देंगी। इससे होगा क्या कि जो जो बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ साथ एमएसएमईज को भी प्रोत्साहन मिल सकेगा, क्योंकि ज़्यादातर देखते होंगे कि आप मार्केट में ब्रांड के नाम से ही ज़्यादातर वस्तुओं की बिक्री होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो छोटे उद्योगपति हैं या छोटे उद्योग हैं, उनकी जो सेल है वो कम हो जाती है और साथ ही साथ उनको घाटे का भी सामना करना पड़ता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा 2016 में जेम की स्थापना की गई थी। तो यह कथन सही है। यहाँ पर सही ही बताना है, तो ऑप्शन ए केवल कह रहा है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो हालिया खबरों के अनुसार जेम सरकारी ई मार्केट प्लेस ने 2016 में स्थापना के बाद से संचयी जीएमवी यानी ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू में 15 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 15 लाख करोड़ का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि डिजिटल पारदर्शी और समावेशी सार्वजनिक खरीद प्रणाली के प्रति सरकार, विक्रेताओं और खरीदारों सभी पक्षों के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। जेम की इस उपलब्धि ने भारत को सरकारी खरीद में डिजिटल बदलाव, लागत दक्षता और छोटे कारोबारियों तक सरकारी लाभ पहुंचाने में अग्रणी बना दिया है। इसकी उपलब्धि और मुख्य विशेषताओं की बात करें जेम की, तो संचयी जीएमवी में 15 लाख करोड़ का आंकड़ा 2025 में पार कर गया है और यह देश की अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल सरकारी खरीद पारिस्थितिक उपलब्धि है। विगत 9 वर्षों में जेम ने केंद्र और राज्य सरकारों एवं पीएसयू की खरीद प्रणाली को पारदर्शी और तेज बनाया है। जेम पर एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, महिला प्रधान उद्यम, एससी/एसटी उद्यम और स्वयं सहायता समूहों को सरकारी खरीद तक पहुंच और बढ़ावा मिला है। बता दें कि प्रत्येक लेन देन केवल व्यापार नहीं बल्कि दक्षता, सशक्तिकरण, नवाचार, जवाबदेही और पारदर्शिता का प्रतीक है। जेम ने आसान पंजीकरण, ई बोली, रिवर्स ई नीलामी और डिमांड एकत्रीकरण जैसी सेवाओं से प्रक्रियाएं सरल की हैं। वहीं यह प्लेटफॉर्म निरंतर तकनीकी उन्नयन, एआई टूल्स, सुरक्षा, मॉनिटरिंग और फीडबैक सिस्टम का विकास कर रहा है। जेम के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर केंद्र और राज्य सरकार एवं पीएसयू अपनी आवश्यक वस्तुएं व सेवाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से खरीद सकते हैं। जेम की स्थापना 2016 में प्रधानमंत्री की पहल पर DGS&D को डिजिटलाइज करते हुए की गई थी। भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम 2017 के तहत जेम सार्वजनिक खरीद के लिए अधिकृत और कुछ मामलों में अनिवार्य प्लेटफॉर्म है। जेम राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल NPPS और डिजिटल इंडिया और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सहायक रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो आज का जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये मुख्य रूप से सुर्खियाँ छाई हुई हैं और कोई अखबार लिख रहा है कि अमेरिका ने फोड़ा टैरिफ बम इत्यादि इत्यादि से जो है इस खबर को छापा गया है हेडलाइन के साथ। तो चलिए हम लोग एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हैं कि इस संदर्भ में क्या हो सकता है और किस तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाना तथा भारत और पाकिस्तान के बीच सामरिक समानता की पुनः स्थापना भारत की विदेश नीति के लिए बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ नज़दीकियां बढ़ा रहा है और भारत पर क्या है टैरिफ लगा रहा है 50% की। तो ये भारत के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है विदेश नीति के संदर्भ में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। वर्तमान अमेरिकी नेतृत्व ने भारतीय संवेदनशीलताओं को प्राथमिकता नहीं दी है तथा वह अपने पूर्ववर्ती नेतृत्व की उन पहलों से विचलित है जिनमें भारत के सामरिक मूल्य को मान्यता दी गई थी। अब ये देखिए इसका विवाद जो है
आज का नहीं है बल्कि बहुत ही पुराना है। तो इस संदर्भ में कुछ पहलुओं पर बात करें तो जो डी डॉलराइजेशन कुछ समय पूर्व 2-3 साल पहले जब यूक्रेन और रूस का वार हुआ तो उस समय जो डॉलर के प्रति लोगों की विश्वसनीयता कम हुई, चूँकि मार्केट में उस तरीके से स्थिरता नहीं बनी रही। तो डी डॉलराइजेशन क्या है कि जब हम डॉलर के मुकाबले किसी अन्य देश की मुद्रा के साथ व्यापार करने लगे तो उसी को बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार का समय था उस समय अमेरिका की स्थिति बहुत ही मजबूत हो चुकी थी हथियारों के दम पर, और उससे वहाँ की जो मुद्रा है वो मजबूत हुई थी और उसी मुद्रा की स्थिरता बनी रही। तो लगभग सभी देश जो है उस डॉलर में व्यापार करने लगे क्योंकि वहाँ की मुद्रा स्थिर थी। यहाँ तक कि जो ओपेक कंट्री हैं जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते थे, वो जो खाड़ी देश के देश थे वो भी जो है पेट्रोलियम का उत्पादन तो करते थे, लेकिन जब मार्केटाइजेशन करते थे उसको बाज़ार में बेचते थे तो उस डॉलर के सामान ही बेचते थे। यानी जब वो तेल निर्यात करते थे तो पैसा जो है वो डॉलर में प्राप्त करना पसंद करते थे, तो उसको बोला गया पेट्रो डॉलर। ठीक है, तो ये हो गया डी डॉलराइजेशन। दूसरा मुद्दा है ये टैरिफ वार के संदर्भ में WTO का मुद्दा। तो WTO जो है 1 जनवरी 1995 में स्थापित हुआ, जिसके लगभग 164 सदस्य देश हैं। तो उसमें सब्सिडी की बात आती है तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी और अम्बर बॉक्स सब्सिडी। तो 3 सब्सिडी आप लोगों को पता होगा, इकोनॉमी में आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े होते हैं। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या होता है, जो व्यापार को विकृत नहीं करता है। ठीक है, ब्लू बॉक्स जो है वो कम विकृत करता है। तो इसमें तो सब्सिडी दी जा सकती है और इसमें भी कुछ हद तक दी जाती है। वहीं अंबर बॉक्स क्या है, तो अंबर बॉक्स जो है व्यापार को विकृत करता है। तो इसमें जो आधार वर्ष है 1986 और 88 का लिया गया है और इसके अंबर बॉक्स के तहत विकसित देशों के लिए जो सब्सिडी है वो 5% है और विकासशील देशों के लिए जो सब्सिडी का निर्धारण किया गया है 10%, मतलब इतना सब्सिडी दे सकते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका जो है भारत को कहता है कि आप जो है सब्सिडी ज़्यादा दे रहे हो, तो ये विवाद चलता है। ठीक है, तो ये एक मुद्दा ये भी है। फिर टैरिफ वार का अगला मुद्दा क्या है, तो संरक्षणवादी उपाय जिसे हम लोग USA प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि जो आनुवांशिक रूप से जो भी फसल हैं उन्हें मॉडिफाई करके भारत में बेचना चाहता था। कौन? USA। जैसा कि BT कॉटन। ठीक है, तो BT कॉटन तो अभी मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन BT बैगन को मंजूरी नहीं मिली, तो इसका भी एक मुद्दा बना हुआ है। साथ ही साथ अल्बानिया प्रोजेक्ट, ये सब सारे जो मुद्दे बता रहे हैं बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं और टैरिफ लगाना इन सब मुद्दों पर ही कहीं ना कहीं आधारित है। तो इन सभी को आप पढ़िएगा, जैसे डी डॉलराइजेशन, WTO का विवाद, ठीक है, USA प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स यानी अमेरिकी संरक्षणवादी उपाय, अल्बानिया प्रोजेक्ट, मॉन्सेंटो विवाद, ठीक है, एग्री सब्सिडी, अमेरिकन PSA जिसे हम लोग USA संरक्षणवादी उपाय बोलते हैं। साथ ही साथ जो स्पेस एक्स है और टेस्ला है, स्पेस एक्स के मालिक जो है एलन मस्क, उनके सहयोग से वहाँ पर गवर्नमेंट बनी और अभी उन्हीं के बीच में
और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में विवाद छिड़ा हुआ है, तो ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब 5-6 मुद्दे हैं जो कि इस टैरिफ को लगाने के लिए जिम्मेदार कारक के रूप में है। बहरहाल हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नहीं तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी और करंट का मुद्दा जो है इतिहास का मुद्दा बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब इकोनॉमी में आप सभी चीज़ों को आप लोग पढ़े होंगे। तो वर्तमान अमेरिकी नेतृत्व ने भारतीय संवेदनशीलता को प्राथमिकता नहीं दी है तथा वह अपने पूर्ववर्ती नेतृत्व की उन पहलों से विचलित है जिनमें भारत के सामरिक मूल्य को मान्यता दी गई थी। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो अमेरिकी दबाव एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत के लिए एक परीक्षा है। तो अमेरिकी टैरिफ और रणनीतिक समानता संबंधी चुनौतियां हैं। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाना तथा भारत और पाकिस्तान के बीच सामरिक समानता की पुनः स्थापना भारत की विदेश नीति के लिए बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं, जो 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद आई चुनौतियों की याद दिलाती हैं। साथ ही साथ विदेश नीति के अंतर्गत भारत चाइना संबंध भी अभी इधर बीच सुधर रहे हैं, क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो जाने वाले हैं चाइना, और उनकी जो आओ भगत की तैयारी है चाइना में जोरों शोरों से चल रही है। अभी देखा किस तरीके से एस जयशंकर जी जो भारतीय विदेश मंत्री हैं और अमेरिकी विदेश मंत्रियों के बीच अभी वार्ता भी हुई। ठीक है, तो ये भी विदेश नीति के अंतर्गत आप इसे जोड़ सकते हैं और ये भी जो है टैरिफ लगाने का एक मुख्य कारक है। भारत की आकांक्षाओं पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो ये कार्रवाइयाँ अल्पावधि से मध्यम अवधि में भारत की प्रमुख शक्ति बनने की आकांक्षाओं में बाधा उत्पन्न कर सकती है। वैकल्पिक रूप से वे भारत के अधिक मुखर विदेश नीति अपनाने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। अमेरिका भारत संबंध की बात करें तो वर्तमान अमेरिकी नेतृत्व ने भारतीय संवेदनशीलता को प्राथमिकता नहीं दी है तथा वह अपने पूर्ववर्ती नेतृत्व की उन पहलों से विचलित है जिनमें भारत के सामरिक मूल्य को मान्यता दी गई थी। अमेरिकी भारत के साथ अन्य व्यापारिक साझेदारों जैसा ही व्यवहार करके अपने एक महत्वपूर्ण साझेदार को कमजोर करने का जोखिम उठा रहा है। ऐतिहासिक संदर्भ और उभरती शक्तियों की बात करें तो उभरती शक्तियों को अक्सर स्थापित शक्तियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके साथ उभरते प्रतिद्वंदियों को रोकने के लिए प्रोत्साहन होते हैं। तो उभरती अर्थव्यवस्था कौन है? भारत है, चाइना है, और इससे क्या है, प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है और ऐसे में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ऐतिहासिक उदाहरण दर्शाते हैं कि उभरती शक्तियों को रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए कठिनाइयों या संघर्षों का सामना करना पड़ा है। क्षेत्रीय परिणाम और सैन्य बाधाएं क्या क्या हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच समानता की बहाली के तत्काल क्षेत्रीय परिणाम होंगे। पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ते संघर्ष के कारण भारत का सैन्य खर्च सीमित हो गया है, जिससे उसकी नौसैनिक शक्ति महत्वाकांक्षा प्रभावित हो रही है। भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया क्या है? तो भारत को आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रभाव के साधन के रूप में उपयोग करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। यानी अंतर्निर्भरता, जो भी हम व्यापार करें या ट्रेड करें, ठीक है, वो हम अपने ही देश में या जो पड़ोसी देश हैं जिससे हमारे मधुर संबंध हैं, जिन देशों से, उनके साथ हम निर्भर रहें। ठीक है, ज़्यादातर जो है विदेशों से निर्भरता कम हो हमारी, यानी यहाँ पर आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाना पड़ेगा। वाशिंगटन में नैरेटिव को नया रूप देने के लिए अमेरिकी नीति निर्माताओं के साथ अधिक सहभागिता होनी चाहिए। ब्रिक्स और G20 संगठनों जैसे अन्य मंचों के साथ नवीन प्रस्तावों को गति दी जानी चाहिए। ब्रिक्स की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए भारत की बहुसंरेखण रणनीति को पुनः समायोजित किया जाना चाहिए। दीर्घकालिक रणनीति क्या होनी चाहिए भारत की? तो भारत को वाशिंगटन में
लॉबिंग करने और प्रभावशाली रिपब्लिकनों के साथ संपर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए घरेलू आर्थिक और सामाजिक सुधारों को लागू करना महत्वपूर्ण है। भारत के लिए एक अपरिहार्य वैश्विक कारक के रूप में उभरने हेतु घरेलू ताकत का निर्माण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। मिशन सुदर्शन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उद्देश्य भारत को 2035 तक बहुक्षेत्रीय सुरक्षा कवच से लैस करना है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें वायु रक्षा, निगरानी, साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक बायो वारफेयर जैसे घटक शामिल हैं। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो हाल ही में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा तट से स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली IAADWS का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। इसीलिए चर्चा में है, जो देश के पूर्णतः विकसित और बहुस्तरीय रक्षा क्षमताओं को प्रमाणित करता है। यह परीक्षण मिशन सुदर्शन चक्र के लक्ष्य की ओर निर्णायक कदम है, जिसमें 2035 तक भारत को बहुक्षेत्रीय सुरक्षा कवच से लैस करने का लक्ष्य है। वायु रक्षा प्रणाली के बारे में बात करें तो इसमें आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली में सेंसर यानी रडार, हथियार, कमांड सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का नेटवर्क होता है। इसका उद्देश्य दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन, विमान, हेलीकॉप्टर आदि हवाई खतरों का पता लगाना है, ट्रैक करना है और उन्हें नष्ट करना है। नए IAADWS में 3 घटक हैं। तो QRSAM यानी त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, V शॉट्स जो अति लघु दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, और ड्यू जो उच्च शक्ति लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार है। तो ये 3 घटक हैं। बता दें कि यह सिस्टम निगरानी, साइबर सुरक्षा, कमान नियंत्रण और बुलेट प्रूफ संचार नेटवर्क के माध्यम से देशव्यापी सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं हालिया परीक्षण में QRSAM, V शॉट्स और ड्यू ने विभिन्न प्रकार के हवाई लक्ष्यों को अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर सटीक रूप से नष्ट किया है। गौरतलब है कि सभी घटकों का संचालन एक केंद्रीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र से नियंत्रित होगा, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने विकसित किया है। मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में बात करें तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी ऑलरेडी चर्चा की रखी है, अभी फिर से देख लेते हैं। तो मिशन सुदर्शन चक्र रक्षा मंत्रालय का बहुस्तरीय नेटवर्क आधारित व्यापक सुरक्षा कवच है, जिसका उद्देश्य देश की सीमाओं, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सामरिक आधारों की रक्षा करना है। इसमें वायु रक्षा, निगरानी, साइबर सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, मिसाइल एवं UAV जिसे हम ड्रोन कहते हैं का पता लगाकर उनका निवारण शामिल होगा। IAADWS को भविष्य में भारतीय वायुसेना की IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और भारतीय सेना के आकाश तीर सिस्टम के साथ एकीकृत करने की योजना है। इस परियोजना में DRDO, निजी रक्षा उद्योग और भारतीय सशस्त्र बलों के सहयोग से स्वदेशी तकनीकों और हथियारों का समावेश किया जाएगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर, अद्वितीय और सुरक्षित रक्षा कवच के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है, जिससे बहुदिशीय दुश्मन हमलों का सामना किया जा सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक वन्यजीव संरक्षण पहल है, जिसे 1975 में शुरू किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 9 जिलों से हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 9115 वर्ग किलोमीटर था। तो अभी ये क्यों चर्चा में है? तो हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है और इसीलिए यह चर्चा में है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रश्न की ओर बढ़ें। तो सही कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2, ऑप्शन सी कह रहा है केवल 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है न तो 1 और न ही 2। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक वन्यजीव संरक्षण पहल है, यहाँ तक तो कथन सही है। लेकिन ये कथन गलत है
कि इसकी शुरुआत 1975 में शुरू किया गया था। तो जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसके लागू होने के 11 वर्ष बाद यानी 11 वर्ष नहीं, एक वर्ष बाद ही 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर जो है लाया गया था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 9 जिलों से हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 9115 वर्ग किलोमीटर था। अब ये फैक्चुअल डाटा है, अब ये पता अक्सर कम पता रहता है लोगों को, तो बहरहाल इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन इससे आप पकड़ सकते हैं। सही का चयन करना है तो यहाँ पर ना तो 1 और ना ही 2 होगा, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। सॉरी, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर केवल 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए, तो हाल ही में नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी IBCA में शामिल हो गया है। नेपाल ने 2022 तक अपनी बाघ आबादी लगभग 3 गुना बढ़ा ली है। बता दें कि नवीनतम जनगणना के अनुसार, जनगणना नहीं होगा, गणना होगा, ठीक है, तो नवीनतम गणना के अनुसार इनकी संख्या 355 तक पहुंच गई है, जो 2009 में मात्र 121 थी। IBCA के बारे में बात करें, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में, तो IBCA का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर किया गया था। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, उसके 50 वर्ष बाद जो है 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा IBCA का जो है शुभारंभ किया गया था, और फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसका औपचारिक अनुमोदन किया गया था। IBCA की स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA के माध्यम से की गई थी। IBCA एक बहुदेशी बहु एजेंसी संगठन जिसमें 90 से अधिक बिग कैट्स क्षेत्र के देश और गैर क्षेत्रीय देश शामिल हैं, जिनकी बिग कैट संरक्षण में रुचि है। यह संगठन संरक्षण विशेषज्ञता का साझाकरण करने, संरक्षण पहलों को वित्त पोषित करने तथा प्राविधिक ज्ञान का संग्रह बनाने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। IBCA के महत्व की बात करें तो आवास की क्षति, अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन और मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण बिग कैट्स खतरे में हैं। इन समस्याओं को सुधारने के लिए IBCA का गठन किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बिग कैट की 7 प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करना। इन 7 प्रमुख प्रजातियों में कौन कौन से हैं? तो बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जगुआर है और प्यूमा है। बिग कैट्स की जनसंख्या में गिरावट को रोकने और नकारात्मक प्रवृत्तियों को बदलने के लिए वैश्विक स्तर पर संरक्षण के लिए IBCA की स्थापना की गई थी। IBCA आवास प्रबंधन, अवैध शिकार विरोधी रणनीतियों और पारिस्थितिक बहाली में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है, जिससे यह बेहतर तरीके से संरक्षण हो सके। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक वन जीव संरक्षण पहल है, जिसकी शुरुआत जो है 1973 में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य समर्पित बाघ अभयारण्यों का निर्माण करके बाघों की आबादी का उनके प्राकृतिक आवासों में अस्तित्व और रखरखाव को सुनिश्चित करना है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 9 जिलों से हुई थी, जिनका क्षेत्रफल 9115 वर्ग किलोमीटर था। उल्लेखनीय है कि भारत अब विश्व में 3/4 बाघों का घर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, संधि स्वचालित रूप से लागू करने योग्य घरेलू कानून बनाती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, यह अंतरिक्ष के सैन्यीकरण की अनुमति देती है। तो यहाँ पर सही कथन का चयन करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो यहाँ पर राइट आंसर
डी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो अंतरिक्ष अन्वेषण और वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों में भारत की बढ़ती उपस्थिति के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की स्थापना की आवश्यकता है। जैसे जैसे देश चंद्रयान-3, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे भविष्य के प्रयासों सहित अपने अंतरिक्ष मिशनों का विस्तार कर रहा है, इन गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा अपर्याप्त बना हुआ है। सुरक्षित, टिकाऊ और न्यायसंगत अंतरिक्ष गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए एक सुपरिभाषित अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता अनिवार्य है। 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि की बात करें तो यह संधि अंतरिक्ष शासन के मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित करती है। इसके मुताबिक अंतरिक्ष समस्त मानव जाति के लाभ के लिए है। यह किसी भी देश द्वारा अंतरिक्ष देशों के अधिग्रहण पर प्रतिबंध लगाती है और अंतरिक्ष में गतिविधियों के लिए देशों को जिम्मेदार ठहराती है। हालांकि यह संधि स्वतः क्रियान्वित नहीं होती है, अर्थात यह स्वचालित रूप से लागू करने योग्य घरेलू कानून नहीं बनाती है, जो कि पहला स्टेटमेंट कह रहा था। ठीक है, बनाती है, तो यहाँ पर नहीं बनाती है। देशों को अपनी अंतरिक्ष गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुरूप बनाने के लिए अपने स्वयं के राष्ट्रीय कानून बनाने की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष कानून के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्या है? तो भारत ने प्रमुख संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष संधियों का अनुसमर्थन कर दिया है, लेकिन इसका घरेलू कानूनी ढांचा अभी भी निर्माणाधीन है, यानी अभी बनाया जाना बाकी है। हालांकि भारतीय अंतरिक्ष नीति और इन स्पेस मानदंड प्रक्रिया दिशा निर्देश NPG जैसी नीतियां प्रस्तुत की गई हैं, फिर भी व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून अभी भी लंबित है। यह कानून अंतरिक्ष में कार्यरत सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं के लिए स्पष्टता और कानूनी निश्चितता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के वर्तमान अंतरिक्ष नियामक प्रयास अंतरिक्ष परिचालनों के लिए तकनीकी मानक स्थापित करने, गैर सरकारी गतिविधियों को अधिकृत करने और अंतरिक्ष मिशनों में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के महत्व की बात करें तो कानूनी स्पष्टता और पूर्वानुमान एक स्पष्ट कानूनी ढांचा व्यवसायों और निवेशकों के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान करता है तथा नवाचार और पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। नियामक निरीक्षण की बात करें तो इन स्पेस जैसे समर्पित वैधानिक प्राधिकरण को अंतरिक्ष गतिविधियों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए औपचारिक कानूनी समर्थन की आवश्यकता होती है। वाणिज्यिक विकास की बात करें तो स्पष्ट लाइसेंसिंग नियमों और FDI नीतियों के अभाव के कारण अंतरिक्ष गतिविधियों में देरी होती है। स्पष्ट विनियमन विशेष रूप से बीमा और देयता पर वाणिज्यिक संस्थाओं को जोखिम कम करने और निवेश आकर्षित करने में मदद करेंगे। नव प्रवर्तन और बौद्धिक संपदा संरक्षण, यानी एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून बौद्धिक संपदा प्राधिकारों को सुरक्षित करेगा तथा अत्यधिक सरकारी नियंत्रण के बिना सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करेगा। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप लोग इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से अपने शॉर्ट नोट्स, अपने स्टैटिक को रिवाइज कर रहे होंगे, साथ ही साथ जो नए पॉइंट्स मिल रहे होंगे उसे आप जो है शामिल कर रहे होंगे अपने नोट्स में। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप सही कर सकें और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। और हम जो है बहुत ही जल्द जो विभिन्न प्रकार के आयोग हैं उनके द्वारा जो आयोजित होने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एक दिवसीय हो या मल्टी लेवल का एग्ज़ाम हो, उसके लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम हम लेकर के आने वाले हैं। डेली करंट अफेयर नहीं बल्कि रिवीजन सीरीज लेकर के आने वाले हैं पिछले 1 वर्षों का, जिसमें हम जुलाई 2024 से घटनाक्रम को कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जो हम घटनाक्रम कवर करेंगे वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, साथ ही विश्लेषणात्मक एनालिटिकल होने वाला है। उसमें हम विभिन्न प्रकार के तथ्यों को शामिल करेंगे, विभिन्न प्रकार के अवधारणाओं को शामिल करेंगे, जो उसका बैकग्राउंड है उसे भी शामिल करेंगे। तो आप लोग उसे भी देखिएगा और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।